हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नूवर निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। तो आज हमारी अकाउंटेंसी की ये अगली क्लास है जिसमें कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। चलो आगे चल के मैं बताती हूँ कि क्या देखने वाले हैं आज हम लोग। तो आज हमारी ये लेक्चर नंबर 11 होगी। इन सभी मेंबर्स ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही सारे कंटेंट्स के लिए। तो फाइनली मैं आपको डिस्क्लोज़ कर देती हूँ कि आज हम लोग फाइनली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी सारी चैप्टर्स अभी तक आपने देखा, जर्नल एंट्री हो, लेज़र हो, ट्रायल बैलेंस हो, ये सब कुछ का समागम, हर कुछ का संगम जो है जाकर के कहाँ पे होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट ही है जिसकी वजह से हम लोग जो है उन सभी चैप्टर्स की पढ़ाई करते हैं और उन सभी का इस्तेमाल आकर के फाइनल इसमें होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपके लिए बहुत ही ईजी करने वाली हूँ इसको। एंड बिलीव मी, एक या दो क्लासेस में मैक्सिमम दैट 2 विल कंसिस्ट 30 मिनट ऑफ ईच। आपकी ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एंड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन इससे नहीं छूटेंगे। मैं आपको PYQ भी दिखाने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर रिव्यू देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये होती क्या है। फिनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर्मल रिपोर्ट्स prepared at the end of the accounting period to show the result of operations and financial position of a business। यानी कि financial statement होती क्या है? financial statement जो है एक रिपोर्ट्स है जो कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनती है। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, रिपोर्ट्स होती है जो अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होती है, जैसे कि 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, तो 31 मार्च के टाइम पे एज ऑन 31 मार्च तब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। एंड पूरे साल भर जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते रहते हैं, जर्नल एंट्री के थ्रू, लेज़र में पोस्टिंग चलती रहती है, ट्रायल बैलेंस बनते रहते हैं एंड लास्ट में जाकर के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। अब देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट में आते क्या क्या हैं वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट मेनली इंक्लूड 2 बेसिक स्टेटमेंट्स। क्या क्या? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट होती है एंड उसके बाद PL अकाउंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स मोर ऑफ सेम नेचर के हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको कि इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। एंड दूसरी होती है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आपने सुना भी होगा नाम। अगर आपने शेयर्स में पैसे अगर लगाते हो तो आपको पता होगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है। नहीं भी पता है, डोंट वरी, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहला पार्ट हमारा। दूसरा हो गया बैलेंस शीट जिसको कि स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि एक ब्रीफली, फिर आगे डिटेल में देखेंगे कि ट्रेडिंग वगैरह है क्या। अभी ब्रीफली देखो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, दिस स्टेटमेंट शोज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये रिवील करता है, क्या पता चलता है मुझे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनती है उससे मुझे क्या कंपनी को क्या फ़ायदा होता है या फिर शेयर होल्डर को क्या पता चलता है उससे। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है कि कंपनी को मोटा मोटी कितने का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है हमें कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें ट्रेडिंग से पता चलती है, आगे बताऊंगी, डोंट वरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट पता चलती है। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी देखें तो हम लोग ये बनाते क्यों है, कंपनी ये क्यों बनाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को ये निकालने के लिए ये मेजरली बनाया जाता है। बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? तो इट इज़ अ स्टेटमेंट जो कि शोइंग द असेट्स, लाइबिलिटीज़, द कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट जो है वो क्या दिखाता है? बैलेंस शीट होता है कि किसी पर्टिकुलर डेट में, यानी कि ईयर एंड पे बन रहा होता है और इसमें क्या दिख रहा होता है, क्या दिखा रहे होते हैं इसमें? असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एक साइड्स में पूरी आपको असेट दिखती है, दूसरे साइड में आपको लाइबिलिटी दिखती है। इसका क्या पर्पस होता है? बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? पर्पस ये होता है टू शो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। टू शो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के पास क्या है, क्या कर्ज है, क्या उसका खुद का है, क्या संपत्ति है, ये सब देखने के लिए। टुगेदर दिस स्टेटमेंट जो है वो ओनर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट जो भी है, स्टेक होल्डर कहते हैं इसको। स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि जिसका कंपनी में कोई भी स्टेक है, चाहे वो स्टेक किसी का भी हो सकता है, चाहे वो ओनर हो सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो सकते हैं जिसने कि शेयर के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। हर कुछ जिसका भी उस कंपनी में स्टेक है उसको स्टेक होल्डर कहते हैं। यानी कि
ये स्टेटमेंट जो है मोटा मोटी पूरे स्टेक होल्डर को हेल्प करता है टू असेस करने के लिए कि कंपनी की पोजीशन क्या है, ये पता चलती है मुझे बैलेंस शीट से। तो आई होप आपको एक मोटा मोटा जो है वो आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल अगर हम लोग लें कि बैलेंस शीट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होती है, तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि एक कोई भी कॉफ़ी शॉप है, ठीक है, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025 वो अगर अपना ये बना रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कैसे बनता है ये मैं दिखाती हूँ। देखो सेल्स रेवेन्यू, मान लो कि उसकी जो जितनी भी सेल हुई, सेल कितने की हुई, 10 लाख की सेल हुई, ठीक है, जिसमें कि वो माइनस करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितने की जो भी हमारी बिक्री हुई, जो भी हमारा सेल हुआ, उसको बेचने में हमारा कॉस्ट कितना लगा, कितने का खर्च हुआ, मेरा कॉस्ट कितना लगा, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये मेरा 4 लाख का लगा। ठीक है, 4 लाख मेरे उसमें लगा। फिर उस तो जब सेल्स रेवेन्यू से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आ जाता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान से याद रख लो इस फॉर्मूले को, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि 23 में भी क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे आए हुए हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या होती है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट वो निकालने के लिए भी एग्जाम में पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल के जरिए। ठीक है, बहुत सारा दे दिया है, फिगर्स, सम्स, अमाउंट, एंड आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होती है कि सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि उतने को बेचने में कितना कॉस्ट इनकर हुआ। और जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती है कि एक कंपनी को चलाने में जो भी खर्च होते हैं, फॉर एग्जांपल कि कंपनी अगर मान लो कि रेंट वाली जगह पे है तो रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में जब ये सब माइनस करते हैं तब जाके निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में क्या है कि एक साइड में हमारी असेट दिख रही होती है और दूसरी साइड में हमारी लाइबिलिटी दिख रही होती है। तो अब देखो इसको, ये हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया कि 2.5 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये भी एक एग्जांपल के जरिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। बैलेंस शीट में भी देखो कि बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या क्या होती है, जैसे कैश अगर आपकी है, बैंक में पैसे हैं तो वो आपका असेट है, फर्नीचर है ये, या फिर कोई भी मशीनरी है तो वो आपका असेट है, इन्वेंट्री है, कोई भी मान लो कि जो इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक होता है कि मान लो कि आपने जो है 1 लाख कुर्सियाँ बनाई और आपकी 500 कुर्सियाँ बिक गई, और जो 500 जो बनी हुई जो बची हुई है वो आपका स्टॉक है, तो वो भी आपका असेट है ना, वो बेचोगे ना उसको, तो वो भी आपके लिए संपत्ति है। और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे कि क्रेडिटर हो गया जिसको कि आपको पैसे देने हैं, बैंक लोन हो गया जहाँ पे आपको पैसे चुकाने हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है। ओनर्स कैपिटल, यानी कि ओनर भी जो पूंजी लगा रहा होता है वो भी उसकी जो है वो एक कंपनी की लाइबिलिटी है कि किसी और ने पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो ये सब लाइबिलिटी साइड में आता है। और लेकिन अंततः क्या है कि टोटल असेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, यही है बैलेंस शीट का फंडा। ठीक है, डोंट वरी, अभी तक हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल देख रहे हैं ब्रीफली, सब कुछ हम लोग अच्छे से आगे देखने वाले हैं कि क्या होती है। अब देखो इस एग्जाम्पल से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ये दिखाता है कि कैफ़े ने जो है वो 2.5 लाख का प्रॉफिट किया, ये देखो यहाँ पे 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, ये दिख रहा है हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, एंड बैलेंस शीट ये दिखाता है कि ईयर एंड में कैफ़े के पास 4.5 लाख तक की संपत्ति है और उसकी जो लाइबिलिटी है वो 2 लाख की है। ठीक है, देखो यहाँ 4.5 लाख की संपत्ति है, ये दिखाता है बैलेंस शीट। ठीक है, एंड लाइबिलिटी जो है वो 2 लाख की है, 2 लाख की लाइबिलिटी है। देखो ये दोनों 1.5 लाख का बैंक लोन और 50,000 का ये क्रेडिटर को जो पैसे चुकाने हैं, तो 2 लाख टोटल हो गए, और ये ओनर्स का कैपिटल 3.5 लाख का है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट जो है ये आपको मैंने छोटे रूप में दिखाया, तो ऐसे ही जितने भी कंपनी जो भी जहाँ भी आप लोग पैसे लगाते हो, शेयर्स खरीदते हो, या फिर कंपनी का नाम भी सुने होंगे आप, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी हो गई, सब कुछ जो है ऐसे ही अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। बस यही फ़र्क है कि उसके नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट उनका। चलो अब हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला पार्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा आएगा बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग आज जाके स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई भी तुम जो है वो दुकान चला रहे हो, ठीक है, और अगर आपने जो है वो गुड्स खरीदा, ठीक है, एंड उसके बाद कुछ स्टॉक रखा और कुछ बेच दिया। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि मान लो कि तुमने क्या की, तुम्हारी जो है कुर्सियाँ बेचने की बिजनेस है,
ठीक है, तुम कुर्सियाँ बेचते हो लेकिन तुम मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, बनाते नहीं हो, तुम खरीद के बेचते हो। ठीक है, तो तुमने मान लो 1000 कुर्सियाँ मंगाई, उसमें से जो है कुछ जो तुमने मंगाई उसमें से कुछ जो है स्टॉक बच गया और कुछ जो है वो बिक गया। ठीक है, तो टू नो वेदर यू मेड अ प्रॉफिट जस्ट बाय बाइंग एंड सेलिंग, आप कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप कुछ बना नहीं रहे हो, जस्ट खरीद के लाए हो और फिर उसको बेच रहे हो, तब जाकर के आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या क्या पता चलता है, हाउ मच इट कॉस्ट यू टू गेट द गुड्स रेडी टू सेल, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितना आप बेचे हो उस जितना पार्ट आपका बिका है। मान लो कि आप 1000 कुर्सी लेकर के आए हो और आपके 300 बिक गए, तो उस 300 की कॉस्ट कितने लगे थे आपको, समझ रहे हो आप? उससे जब माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा होता है। ठीक है, तो डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट यानी तो ग्रॉस लॉस। अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा हो गया सोल्ड और सेल वैल्यू कम है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको चीज़ें सारी? नहीं समझ में आए फिर भी तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, मैं डेफिनेटली उसको अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या होता है कि लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में क्या क्या होता है, मनी स्पेंट ऑन गुड्स, यानी कि गुड्स को बेचने में, जो गुड्स आप बेच रहे हो उसमें क्या क्या खर्च किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में होता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल का है वही इस साल आकर के ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, मतलब जो माल नहीं बिका उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही होती है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि शुरुआत में जब हम साल की शुरुआत कर रहे थे, यानी 1 अप्रैल, ठीक है, 31 मार्च को तो क्लोजिंग होती है, तो 1 अप्रैल को जो है एज ऑन ओपनिंग स्टॉक क्या था हमारा, क्या स्टॉक था, नहीं है तो 0। ठीक है, फिर परचेज कितना किया आपने, परचेज लिखा उसी साइड में। ठीक है, और अगर कुछ भी परचेज का रिटर्न है तो परचेज से ही माइनस हो जाएगा। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हुए, जैसे कि उसको ख़रीदने में, मान लो कि कुर्सियाँ आपने मंगवाई, उस कुर्सियों को मंगाने के लिए आपको जो है वो मज़दूर लगाने पड़ गए, तो अपने मज़दूर को जो पैसे दिए तो वो भी उसमें सब में ऐड होगा, तभी जा कर के जब आपको सेल वैल्यू जब पर बोलते हैं ना कॉस्टिंग जब निकलती है कंपनी की कि इतने में बेच रहे हैं, तो वो हर कुछ जोड़ेगा ना कि मेरा मजदूरी इतना लग गया, मेरा रेंट इतना लग गया, मेरी इलेक्ट्रिसिटी इतना लग गई, सब चीज़ जोड़ करके जो है लास्ट में सेल वैल्यू जो है वो तय होती है कि कितने का, उसके बाद उसके ऊपर कितने का प्रॉफिट भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ओपनिंग स्टॉक हो गए, परचेज हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, और राइट साइड में क्या क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, सेल आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में सेल आएगा और उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यही क्लोजिंग स्टॉक जाके अगले साल जो है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और मान लो शुरुआत में कुछ भी ओपनिंग नहीं है तो ओपनिंग 0 हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट का मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं, उसके नीचे परचेज और उसके नीचे डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो क्रेडिट साइड में सेल आएगी, सेल, एंड उसके बाद आ जाएगी जो भी बच गया यहाँ पे बैलेंस, वो आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी कोई बुक की दुकान है जिसमें कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10,000 रुपये का है। ठीक है, परचेज आपने किया ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितने का परचेज किया, 40,000 के परचेज किए, एंड उसके लिए मजदूरी, मान लो कि आपने बुक्स जो वहाँ से मंगवाई, मान लो सपोज़ कि आपने मुखर्जी नगर से बुक मंगवाई, तो उसकी जो आपको लेबर जो आपको चार्जेस पे करने पड़ गए वो 2,000 पे करने पड़ गए। अब हमारी जो है बुक कितने की बिकी, सेल वैल्यू क्या है, 70,000 में बिकी, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कैसे निकलेगा? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मैंने आपको पहले बोला था डेबिट साइड में एक साथ आता है ओपनिंग, परचेज एंड वेजेज, यानी वेजेज यानी कि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो आप अपने बेचने के, मान लो गुड्स को बेचने में आपके जो भी डायरेक्टली एक्सपेंस लग रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वही आएंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 10,000 प्लस हो जाएगा यहाँ पे परचेज 40-50 हो गए टोटल, वेजेज कितने पे किए, 2,000 पे किए। ठीक है, तो 52,000 हो गए, और सेल वैल्यू कितनी हुई, 70,000, तो 70 में से यहाँ पे इतने माइनस कर दो तो जा करके तुम्हारे बच जाते हैं 8,000। ठीक है, 10,000, 50,000 और यहाँ पे ये फिगर जो है वो 18 होगा आई थिंक। ठीक है, 18 होंगे ये, तो 70 में से इन तीनों को माइनस कर दो तो ये निकल जा रहा है क्लोजिंग वैल्यू। अब हम लोग देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने आपको ये भी दिखाया हुआ है यहाँ पे कि डेबिट साइड में देखो ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख दिया, परचेज, वेजेस, तो ये हो गए टोटल 52,000, एंड यहाँ पे सेल्स हो गए 70,000, 8,000, 78,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो 78 माइनस टोटल। ठीक है, तो 26,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, यानी कि दुकानदार ने 26,000 जो है वो मोटा मोटी ग्रॉस प्रॉफिट कमाए। इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रही है ना आपको चीज़ें? पूरी नहीं आ रही है तो डोंट वरी, समझ में आ जाएंगे, आप दोबारा देखोगे तब भी आएगी, और नहीं आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं आ रही है।
ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने आपको यहाँ पे इसलिए प्रोफॉर्मा भी दिखा दिया कि ऐसे बनती है ट्रेडिंग अकाउंट कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, फिर परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो हमारा इधर क्रेडिट साइड है वो सेल वैल्यू आएगा, जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है वो क्लोजिंग स्टॉक में चला जाता है, जो कि अगले साल जाके फिर से ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का देखो फॉर्मूला क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, इसमें से नेट सेल्स में मान लो कि जो भी हमारा सेल्स है, ठीक है, सेल में जब हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितने का हमारा सामान बिका उसमें से अगर हम उसको बेचने में कितना हमारा खर्चा बैठा था वो अगर माइनस करते तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा मोटा मोटी। ठीक है। और नेट सेल्स मतलब यहाँ पे नेट सेल्स बोल रहे हैं, सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल हो गया, परचेज में परचेज रिटर्न माइनस कर दो तो नेट परचेज हो गया, इस पर ध्यान मत दो। ठीक है। और देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेंगे, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेज यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देखो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर ये आ जाएगी सेल के वैल्यू। ठीक है। जहाँ पे नेट परचेज मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कंपनी ने जितने भी मजदूरी पे किया, वेजेस पे किया, कैरेज एंड बोर्ड यानी कि उसको लाने में, कैरेज को लाने में जो खर्चे हुए, ठीक है, फ्रेट चार्जेज यानी कि वही जो मालगाड़ी से सामान आता है, फ्रेट चार्जेज क्या होते हैं, फ्रेट चार्जेज होते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग में जो खर्च हो रहे होते हैं गुड्स को, लॉजिस्टिक्स में जो लग रहे होते हैं। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी हो गए, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस हो गए, ये सब जो भी डायरेक्टली खर्च हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर मान लो कि नेट सेल्स मतलब वही है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो भी है वो माइनस कर दो, वो अगर ज़्यादा है कॉस्ट से तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है नेट सेल्स से तो ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें फॉर्मूला मेथड से अगर हम जाएंगे तो कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा कितना है 10,000, परचेज हमारा है 40,000, परचेज रिटर्न है 5,000, यानी कि 40 में से 5 दिखाएंगे हम लोग नेट में 35 करके जहाँ पर भी आएगा। ठीक है। डायरेक्ट वेजेज में क्या हमने पे किया, डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेज पे किए 2,000 के, सेल्स में हमने 70,000 जो है वो सेल्स रिटर्न भी यानी कि सेल्स से माइनस हो जाएगा ये 3,000, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 67,000, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 8,000। ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो कि फॉर्मूला मेथड से जाते हैं तो स्टेप 1 हमारा क्या है, सबसे पहले तो नेट सेल निकालो, तो 70,000 में 3,000 माइनस कर दो 67,000। ठीक है। नंबर 2 हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, कैसे निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है प्लस नेट परचेज ऐड कर लो, और प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कर रहे हो वो ऐड कर दो, और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि नेट सेल्स यानी कि सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है। नेट सेल्स में जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तब आपका निकल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। यानी कि जितने भी आपकी बिक्री हुई उसमें से अगर आप कॉस्ट को माइनस कर दो, उसको बेचने में जो भी कॉस्ट लग रही होती है, तो आपका क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होती है, एक बार रीड करो जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है कि इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, यानी कि जब एक बार ट्रेडिंग अकाउंट पहले बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। ग्रॉस में भी बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट वाले नहीं इनडायरेक्ट वाले, जैसे कि रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, इसको जब आप माइनस करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है। तो इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या दिखाता है, नेट प्रॉफिट दिखाता है। ठीक है। इट रिकॉर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स, और न कि डायरेक्टली वाले जो है वो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, ग्रॉस लॉस हो गए और ये यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। ठीक है। तो क्रेडिट साइड इनकम साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो कमीशन रिसीव्ड, यानी जो भी आपको कमीशन रिसीव होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट जो भी आया है और जो भी आपका इनडायरेक्टली इनकम आ रहा है वो आपके क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। और डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा, ग्रॉस लॉस अगर है तो इधर आएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सैलरी पे करनी हो रही है, रेंट पे करना हो रहा है, इंश्योरेंस देना हो रहा है, स्टेशनरी के खर्चे हो गए। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि एडवर्टीजमेंट वगैरह में जो पैसे लग गए। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स और बैड डेट, ये सब है डेबिट साइड एक्सपेंस है हमारा। ये डेप्रिसिएशन ऑन एसेट जो है वो एसेट की वैल्यू को कम कर देता है, तो ये हमारा जो है वो एक्सपेंस है। एंड बैड डेट जो है वो इटसेल्फ डेबिट साइड के एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट, देखो
डेबिट साइड में क्या दिख रहा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन और बैंक चार्जेस, टोटल हमारे कितने हो गए 62,000। और क्रेडिट साइड में अगर हम देखें तो 1,25,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं और कमीशन रिसिप्ट हमारा है जो 5,000। ठीक है, तो यानी कि बैलेंस जो है वो क्या है तुम्हारा, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो क्या आते हैं, डायरेक्ट आइटम्स आते हैं, यानी कि जो सामान से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है इनडायरेक्ट आइटम्स आते हैं रिलेटेड टू रनिंग द बिजनेस, एंड टुगेदर जो है दोनों मिल करके वो आपके फाइनल रिजल्ट बनाते हैं, शॉर्ट टर्म एंड जो है ये नेट प्रॉफिट और लॉस। चलो अब हम लोग जो है वो कुछ MCQ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए होगे थ्योरी पढ़ करके। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा माइंड को अलर्ट करो और देखो कि आपने कितने ध्यान से जो है पढ़ाई करी, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे जो मेन पर्पस होता है ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का वो क्या होता है, चलो मुझे आंसर आप बताओगे। ऑप्शन नंबर ए नेट प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलो मुझे बताओ आंसर, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो मेन पर्पस है ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रेड अकाउंट, देखो दोनों में तो कन्फ्यूजन तो है कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा कि फिनेंशियल पोजीशन होगा। मैं फिनेंशियल पोजीशन पे जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ऐसे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, जो मैंने पढ़ाया उस बेसिस पे, बट मुझे लग रहा है देखो प्रॉफिट यहाँ पर भी है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिनेंशियल पोजीशन एक ऑड वन आउट है। ठीक है, तो मैं उसको एक बार चुनती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन एज द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में साइड में कौन कौन सा दिख रहा होता है, क्रेडिट में जो है वो सेल दिख रहा होता है और क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा होता है, एंड जब डेबिट साइड में जाकर के वेजेस एंड कमीशन रिसीव्ड, यानी कि वेजेस होगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कमीशन रिसीव्ड तो इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा डेबिट साइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए परचेज अकाउंट, परचेज, दूसरा है सेल्स, तीसरा है रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड चौथा है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो क्या होगा हमारा, किसको रिकॉर्ड नहीं करते, चलो बताओ मुझे। कर लिया सबने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर, दैट इज रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है ये। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू किस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन। सबसे पहला ऑप्शन है नंबर ए बैलेंस शीट, नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर सी ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर डी ट्रायल बैलेंस। यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसको किस में दिखाया जाता है, बताओ। ये तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, चलो आंसर बताओ। तो द आंसर इज ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहीं तो दिखते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा होता है। वेजेस पेड फॉर द फैक्ट्री वर्कर इज सोन इन, जो भी आप मजदूरी पे करते हो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, उसको किस में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में, और इसमें लायबिलिटी साइड और असेट साइड किस में दिखाया जाता है, बताओ। जो भी आपने जो है वेजेस पे किया ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। मैंने आपको भी बोला ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा है जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। नंबर ए फ्रेट इनवर्ड, नंबर बी इम्पोर्ट ड्यूटी, नंबर सी कैरीज आउटवर्ड एंड वेजेस फॉर फैक्ट्री लेबर। तो बताओ कि कौन सा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, आंसर बताओ। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वेजेस फॉर फैक्ट्री लेबर। जो है वो क्या कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। फ्रेट इनवर्ड भी है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी है, कैरेज आउटवर्ड, आंसर विल बी सी कैरेज आउटवर्ड। यहाँ पे कैरेज इनवर्ड होना चाहिए। अब देखो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि न्यूमेरिकल है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने वैसे ही ट्राई किया है फ्रेम करने की। ओपनिंग स्टॉक आपको दिख रहा है 40,000, परचेज दिख रहा है 1,20,000। तो सबसे पहले दोनों को तो ऐड करो, 1,20,000 और 40, 1,60,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिख रहा है 30,000 और सेल्स दिख रहा है 2 लाख। तो 2,30,000 जो है उससे माइनस होंगे, किससे, तो 1,60,000 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो आराम से ईजिली निकल जाएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
कैरेज इनवर्ड जो होते हैं, यानी कि उस कैरेज को यहाँ लाने में जो खर्च हुए रहते हैं, और मशीनरी परचेज उसको किस में डाला जाएगा? सबसे पहले नंबर 1 ट्रेडिंग में, नंबर 2 पीएल अकाउंट में, नंबर सी मशीनरी, नंबर डी बैलेंस शीट। तो बताओ कि कैरेज इनवर्ड जो होगा मशीनरी के किस पे डालोगे? ठीक है, तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मशीनरी अकाउंट, बिकॉज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड न कि ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? परचेज ऑफ फर्नीचर मिस्टेकली उसको जो है परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया गया। तो बताओ कि क्या ये इफेक्ट करेगा ग्रॉस प्रॉफिट को? तो कह रहा है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट जो है उसको बढ़ा करके दिखाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट इफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा एरर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को प्रभावित नहीं करेगा? नंबर ए, सेल्स रिकॉर्डेड लेस बाय 5000, यानी कि जो बिक्री है हमारी उसको 5000 कम में रिकॉर्ड किया गया। नंबर बी, परचेज रिकॉर्डेड मोर देन 10,000 एंड रेंट ऑफ ऑफिस जो है वो रॉन्गली डिलीटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी रेंट ऑफ द ऑफिस है विच इज ओमिटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब हमारा चलो अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले सेगमेंट पे, दैट इज़ होमवर्क रहेगा आपका ये दोनों क्वेश्चन। मैंने देखा कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है वैसे ही आपको ये होमवर्क दूँ ताकि मैं एक बार देख सकूँ कि आप किस ढंग से बना रहे हो, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, तो होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि सेल जो है वो 5 लाख का दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, सेल्स पे 20% ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000 एंड फाइंड द परचेज। ठीक है, तो इसमें जाकर के आपको ये होमवर्क करना है ये वाला। एंड इफ़ गुड्स वर्थ 10,000 टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ एंड उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इससे क्या हो सकता है ये भी मुझे भेजना पड़ेगा। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पीएल ने हमने डिटेल में देख लिया। अगली क्लासेस में हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट, एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी।